भारत में फूलों की खेती एक लंबे अरसे से होती आ रही है, लेकिन व्यावसायिक रूप में फूलों का उत्पादन पिछले कुछ सालों में ही प्रारंभ हुआ है। समकालिक फूल जैसे गुलाब, रजनीगंधा, कार्नेशन, जरबेरा इत्यादि के बढ़ते उत्पादन के कारण गुलदस्तों और उपहारों को स्वरूप देने में इनका उपयोग काफी बढ़ गया है। फूलों को सजावट और औषधि के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा घर तथा कार्यालयों को सजाने में भी इनका उपयोग बहुतायत में किया जाता है। मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक संपन्नता ने फूल बाजार की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया और फूलों की खेती को एक विशाल बाजार का स्वरूप प्रदान किया है। आज भारत में विदेशी फूलों के उपयोग का चलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब ऑर्किड, कार्नेशन, लिली, ट्यूलिप केवल यूरोप के घरों में ही नहीं सजते, बल्कि भारत में भी इनका चलन बढ़ गया है। आज भारतीय विदेशी फूलों को ज्यादा से ज्यादा प्रयोग में ला रहे हैं, क्योंकि इन फूलों की ताजगी लंबे समय तक कायम रहती है। आज की कड़ी में हम एक ऐसे ही फूल की चर्चा करेंगे जो भारत में बहुत तेजी से प्रचलित होता जा रहा है। इसका इस्तेमाल घर के बागीचे से लेकर बड़े बड़े कार्यालयों और मॉल में मुख्य द्वार की सजावट में किया जा रहा है। ये फूल संरक्षित खेती द्वारा या पॉली हाउस में साल भर उगाए जा सकते हैं और इसकी कृषि में हमारे किसानों को मुनाफा भी बहुत मिल रहा है। इस सुंदर, आकर्षक और कई रंगों में मिलने वाले फूल का नाम है लिलियम। आज भारत में लिलियम की कृषि कुछ ही राज्यों में की जा रही है। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में इसकी व्यावसायिक कृषि बहुत ही सीमित क्षेत्र में की जा रही है। इसकी बढ़ती हुई मांग और संरक्षित कृषि के बढ़ते हुए चलन को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर लिलियम की व्यावसायिक कृषि भारत के कई राज्यों में बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि हम ये बताएं कि किसान लिलियम की कृषि पॉली हाउस में कैसे करें, उससे पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि रोपण के लिए लिलियम की पौध कैसे तैयार की जाती है। इस पौध को उगाने की प्रक्रिया अन्य फूलों से थोड़ी अलग है। अंकुरण से लेकर पौध का रूप लेने तक लिलियम के बीजों को कई महत्वपूर्ण चरणों से गुजरना पड़ता है। अन्य फूलों की अपेक्षा लिलियम के बीजों को अंकुरित होने में अधिक समय लगता है। बीजों के अंकुरण की दर अपेक्षाकृत कम होने के कारण भारत में लिलियम को प्रयोगशालाओं में ऊतक संवर्धन तकनीक से उगाया जाता है। ऊतक संवर्धन विधि पौध तैयार करने की एक आधुनिक तकनीक है। आइए पहले हम ये जान लें कि प्रयोगशालाओं और नर्सरी में इनके कंद को तैयार कैसे किया जाता है। आज हम एक प्रयोगशाला में खड़े हैं, जहां ऊतक संवर्धन तकनीक की मदद से लिलियम की पौध को तैयार किया जाता है। इस तकनीक से प्राप्त पौध की जीवन अवधि लंबी होती है। इससे पौधे स्वस्थ होने के साथ साथ बिल्कुल एक जैसे फूलों की प्राप्ति होती है। ऊतक संवर्धन तकनीक के अंतर्गत विदेश से लाई गई मूल पौध के संवर्धन से प्रयोगशाला में पौध उगाई जाती है। इस पौध को परख नली से बाहर निकालने के बाद अगले चरण के लिए भेज दिया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वातावरण अनुकूल होने के कारण इसे सीधे मेड़ पर लगाकर इसकी कृषि की जा सकती है, परंतु मैदानी इलाकों में इसे आधुनिक उपकरणों वाले पॉली हाउस में लगाया जाता है, जहां फॉगर्स, पंखे तथा स्वचालित जलवायु नियंत्रण प्रणाली की मदद से वातावरण को कृषि के लिए अनुकूल बनाया जाता है। पॉली हाउस में
लीलियम की नन्ही पौध को आधुनिक तरीके से तैयार की गई ट्रे में लगा दिया जाता है। इस ट्रे में मौजूद मिट्टी को कोकोपीट, भूसा, केचुए की खाद और कोयले की राख को मिलाकर तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में प्रति 10 किलोग्राम 2.5 किलोग्राम कोकोपीट, 2.5 किलोग्राम भूसा, 2.5 किलोग्राम केचुए की खाद और 5 किलोग्राम कोयले की राख होती है। इसकी खेती खुले क्षेत्र में न होकर के ये जो नेट हाउस होता है उसके अंदर हम इसकी खेती करते हैं। नेट हाउस के अंदर इसकी खेती इसलिए करते हैं कि जो नेचुरल लाइट इंटेंसिटी है उसका 50% केवल इसको लाइट की जरूरत होती है। यदि उससे अधिक इसको लाइट मिलती है तो इसके गुणवत्ता के ऊपर, पुष्प के गुणवत्ता के उत्पादन पर और इसके पौध सामग्री के गुणवत्ता के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए 50% ग्रिड सेड नेट का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। यदि 1000 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल पे एक किसान इसका स्ट्रक्चर बनाता है तो उसके अंदर 15,000 से लेकर के 18,000 तक लीलियम के कंद जो है इसके अंदर रोपण किया जा सकता है। इन कीटों के प्रकोप से आश्वस्त रहने के लिए नर्सरी विक्रेता इस फव्वारा करने वाली बोतल से हर पौधे पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। अगले 3 महीनों तक पौधों को विकसित होने के लिए इस मिश्रण में छोड़ दिया जाता है। किसान इन 3 महीनों के दौरान नर्सरी में इनकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं। हम फिर से याद दिला दें कि पौधों का रोपण फूल की प्राप्ति के लिए नहीं, बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाले कंद को प्राप्त करने के लिए किया गया है। लीलियम के पौधे कीटों को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। इन कीटों के प्रकोप से आश्वस्त रहने के लिए नर्सरी विक्रेता इस फव्वारा करने वाली बोतल से हर पौधे पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। इस 3 महीने की देखभाल के दौरान किसान सूखे व पीले पड़ गए पत्तों की छटाई भी करते हैं। ये छटाई इसलिए अनिवार्य है ताकि नए पत्तों को पूरा पोषण मिल सके और पौधों के विकास में कोई बाधा ना आए। लीलियम के पौधों की सिंचाई प्रतिदिन करनी पड़ती है। इस आधुनिक ट्रे में टपक सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था निर्माण के वक्त ही कर दी गई थी। टपक सिंचाई प्रणाली से पानी बूंद बूंद करके उपयुक्त मात्रा में जड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। आज इन पौधों को लगाए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। लीलियम के इन पौधों को सावधानी पूर्वक जड़ समेत उखाड़ लिया जाता है। यदि आप गौर से देखें तो इसकी जड़ों में गोल आकार के कंद दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये वही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो किसानों के पास रोपण के लिए जाएगा। दरअसल 3 महीने नर्सरी में सावधानी पूर्वक देखभाल इसी स्वस्थ कंद की प्राप्ति के लिए की जाती है। नर्सरी विक्रेता कंद को इकट्ठा करके 5 दिनों तक वातानुकूलित भंडार कक्ष में रख देते हैं। इसके बाद इसे किसानों के पास भेज दिया जाता है। गमलों में लीलियम उगाने के लिए किसानों को सबसे पहले आधुनिक उपकरणों वाले एक पॉली हाउस का निर्माण करना होता है। आज लगभग हर राज्य में सरकार पॉली हाउस के निर्माण के लिए अनुदान दे रही है। यदि आप अपनी जमीन पर
पॉली हाउस लगाना चाहें तो इसकी जानकारी आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं। लीलियम की सफल वृद्धि के लिए पॉली हाउस में सुचारू रूप से वायु संचार के लिए पंखे, ताप मापक यंत्र और स्वचालित फॉगर्स का होना अनिवार्य है। सबसे पहले खाली गमलों में मीडिया को ऊपर से 6 सेंटीमीटर या लगभग 1 उंगली छोड़कर भर दिया जाता है। अब एक गमले में 3 कंद को गमलों में कुछ इस प्रकार लगा दिया जाता है। इसके बाद गमलों को मीडिया से पूरी तरह भर दिया जाता है। फव्वारों द्वारा इन गमलों में पानी डाल दिया जाता है। अब इन्हें अंकुरण की प्रक्रिया के लिए छोड़ दिया जाता है। आज से 35 दिनों के बाद इन गमलों में आकर्षक लीलियम के फूल दिखने लगेंगे। इन गमलों को जहां रखा जाता है उस जगह की समय समय पर साफ सफाई करते रहना चाहिए, नहीं तो पौधों में बीमारियों के लगने का खतरा बना रहेगा। 7 दिनों के बाद जब इन गमलों में नन्ही पौध दिखने लगे तब पॉली हाउस के अंदर का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच निर्धारित कर देना चाहिए। पॉली हाउस के अंदर जब तापमान बढ़ जाए तब इन आधुनिक पंखों का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही इन कूलिंग पैड से भी पॉली हाउस के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। लीलियम के स्वस्थ विकास के लिए पॉली हाउस के अंदर हवा में 50 से 60% नमी की मात्रा को बरकरार रखना पड़ता है। लीलियम के पौधों के स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी में नमी बरकरार रहनी चाहिए, इसलिए प्रतिदिन इनकी सिंचाई की जाती है। अगर आप इसकी कृषि ठंड के मौसम में कर रहे हैं तो सिंचाई के अंतराल को बढ़ा देना चाहिए और मिट्टी में नमी का उचित ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है कि जड़ों के आसपास पानी इकट्ठा ना हो। अधिक मात्रा में पानी के ठहराव से जड़ों में फफूंदी लग सकती है, जो पौधों की सफल वृद्धि के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह लें। ये लीलियम की कृषि का दूसरा चरण है। पौधे अब 20 दिन के हो चुके हैं। स्वस्थ और हरे पत्तों को देख के लग रहा है कि इनका विकास बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। ये बिल्कुल स्वस्थ दिख रहे हैं। हर चरण में किसान सावधानी पूर्वक इनका ध्यान रखते हुए इनकी सफल वृद्धि में मदद करते हैं। इन बड़े डब्बों में कुल 6 गमलों को सावधानी पूर्वक डाल दिया जाता है। अब ये तैयार हैं ग्राहक के पास भेजे जाने के लिए। आज इन पौधों को लगाए 30 दिन हो चुके हैं। पौधों पर हरे रंग की नन्ही कलियां दिख रही हैं। इन पौधों पर कीटों का हमला कभी भी हो सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर किसान हर 8 से 10 दिन के अंतराल में इन पौधों पर कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। लीलियम के पौधों पर थ्रिप्स और एफिड जैसे कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इन कीटों के प्रकोप से बचने के लिए किसान पौधे पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे हैं। कीटों के हमले का संकेत खंभों पे लगे हुए इस पीले रंग के कागज से मिल जाता है। इस कागज को ट्राइकोडर्मा कार्ड कहते हैं। इसका इस्तेमाल पॉली हाउस के अंदर पौधों को हानि पहुंचाने वाले कीटों की जानकारी के लिए किया जाता है। इससे इन किसानों को कीटनाशक का चयन करने में बहुत मदद मिलती है।
यदि हम रोग व्याधि की बात करते हैं तो इसके अंदर फ्यूजेरियम और राइजोक्टोनिया नामक रोग आते हैं। और इस रोग का आने का सबसे बड़ा कारण है कि यदि जमीन के अंदर फंगस है या उसी जमीन में हम लगातार 4-5 साल तक यदि लिलियम को हम करते हैं तो भी इसका प्रकोप होता है। इसके लिए ये है कि यदि हम 2 साल तक 3 साल तक लिलियम की खेती कर लें तो चौथे साल लिलियम लगाने से पहले इसके सॉइल का स्टेरिलाइजेशन हम करते हैं और उसके लिए है फॉर्मल्डिहाइड 35 EC कंसंट्रेशन का केमिकल है। तो ये 50 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके हम मिट्टी के अंदर ड्रेंचिंग करें और उसको प्लास्टिक से अच्छी तरह कवर कर दें और एक कवर लगभग 72 घंटे के लिए करते हैं। ऐसा करने से इसकी गैस जमीन के अंदर जाती है और जो हानिकारक फंगस होते हैं वो खत्म कर देता है। किसान समय दर समय फसल का निरीक्षण करते हैं। ये बागबान लिलियम की कृषि में बहुत अनुभवी हो चुके हैं। ये पौधों को देखते और छूते ही इनमें हो रही बीमारी का पता लगा लेते हैं और उनका उपचार भी तुरंत शुरू कर देते हैं। आज रोपण किए 35 दिन हो चुके हैं। इन पौधों पर लगी कलियां अगले 3 दिनों में खूबसूरत फूल का रूप ले लेंगी। फूल खिलते ही इनकी आकर्षक छटा देखते ही बनेगी। भारत में आज बहुत कम किसान लिलियम उगाते हैं, इसलिए जहां भी लिलियम की कृषि गमलों में होती है वहां इनकी मांग रोपण से पहले ही आ जाती है। किसान आज बहुत खुश हैं। इन तैयार पौधों को अब कंपनी के पास भेजने के लिए ये किसान उच्च दर्जे की पैकिंग व्यवस्था करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है जिस पर किसानों की इतने दिनों की मेहनत निर्भर करती है। इन्हें सही सलामत ग्राहक के पास पहुंचाना इनकी जिम्मेदारी है, जिसे ये बखूबी निभाना जानते हैं। सबसे पहले इन गमलों को खास तौर से बनाए गए प्लास्टिक की थैली में डाल दिया जाता है। इस थैली में 14 छोटे-छोटे छेद बने होते हैं जो यातायात के दौरान वायु संचार की व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। थैली में गमलों को डालने के बाद जड़ों के पास रबर बैंड को कुछ इस प्रकार लगा दिया जाता है जिससे इन्हें गत्तों से बने बड़े डब्बों में डालने के बाद नुकसान ना पहुंचे। अब नालीदार कागज से बनाए इन डब्बों में 3 गमलों को कुछ इस प्रकार रखकर पैक कर दिया जाता है। अब इन बड़े डब्बों में कुल 6 गमलों को सावधानी पूर्वक डाल दिया जाता है। यातायात के दौरान पौधों को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए खाली जगहों को थर्माकोल के गत्तों से भर दिया जाता है। अब ये तैयार हैं ग्राहक के पास भेजे जाने के लिए। निर्देशानुसार सावधानी पूर्वक इन्हें लोड कर दिया जाता है। अब ये अपने दूसरे चरण के लिए निकल चुके हैं। आज लिलियम की मांग बहुत से कॉरपोरेट हाउस और पार्टियों की शोभा बढ़ाने में उपयोग में लाया जाता है। आप ये क्रॉप अपने ग्रीन हाउस में लगा सकते हो, एक पॉट में लगा सकते हो। ये बेसिकली एक पॉट प्लांट है। ये जो क्रॉप है लिलियम, ये घर की या ऑफिस की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत काम आ जाता है। उसके बहुत अच्छे कलर्स होते हैं और ये क्रॉप जो है वो आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच सकते हो। मिडिलमैन नहीं होंगे तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आप पैसे भी अच्छे कमा सकते हो। ज्यादातर लिलियम का संबंध मूलतः एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका से है। यूनानी मिथकों के अनुसार लिली वहां के सर्वोच्च देवता ज्यूस की पत्नी हेरा का प्रतीक फूल था। ऐसा माना जाता है कि उनके दूध से ही इसकी उत्पत्ति हुई। रोम के मिथकों के अनुसार सुंदरता की देवी वीनस को इस श्वेत फूल की सुंदरता से बहुत ईर्ष्या थी। इस फूल के मध्य में स्थित स्त्री केसर का कारण भी देवी वीनस को ही माना जाता है। 3600 से
1400 ईसा पूर्व के बीच मिनोन सभ्यता में लिली को पवित्र माना जाता था। क्रीट द्वीप पर पाए गए लिली के कुछ चित्र तो करीब 3600 वर्ष पुराने हैं। लिली ईसाई धर्म में पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक बन गया और इन्हें वर्जिन मैरी के साथ जोड़कर देखा जाने लगा। यूरोप में उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रों से उत्तरी अमेरिका से एशिया, एशिया से अफ्रीका और अफ्रीका से दक्षिणी अमेरिका होते हुए ये पूरे विश्व में प्रचलित हो गया। लिली का आकार इसकी प्रजाति पर निर्भर करता है। ये 2 फीट से 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं। लिली के फूल सुंदर और आकार में बड़े होते हैं, जो कि सफेद, पीले, नारंगी, लाल, बैंगनी या गुलाबी रंग के हो सकते हैं। लिली के पौधे सर्दियों के दौरान निष्क्रिय रहते हैं। बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ही इनमें फूल आते हैं। लिली के फूल अपने बड़े आकार, मोहक रंग और स्वादिष्ट मधु से कीटों को आकर्षित करते हैं। लिली की कुछ प्रजातियों का परागन हवा से भी होता है। केवल सफेद लिली और टाइगर लिली को सुगंध के लिए जाना जाता है। इनके अलावा सभी प्रजातियां गंधहीन होती हैं। लिली की कुछ प्रजातियों को भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनके कंद में स्टार्च की भरपूर मात्रा होने के कारण इन्हें कंदमूल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। लिली बिल्लियों के लिए जहरीले होते हैं। इसमें मौजूद कुछ यौगिकों से बिल्लियों के गुर्दे काम करना बंद कर सकते हैं, पर लिली मनुष्य के लिए जहरीला नहीं है। आज बड़े पैमाने पर किसानों का रुझान फूलों की खेती की ओर बढ़ रहा है। आज लोग पुष्प गुच्छ की बजाय लिलियम के गमले देने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। जहां पुष्प गुच्छ 3 से 4 दिन में मुरझा जाते हैं, वहीं गमलों में फूल 1 महीने तक खिले रहते हैं। यदि किसान इन गमलों में की जाने वाली कृषि का चयन कर लें, तो ये किसी भी अन्य फूल की कृषि से ज्यादा मुनाफा दे सकती है। ये गमलों में की जाने वाली कृषि ही भारत में फूलों की कृषि का भविष्य है। एक तैयार गमले की कीमत लगभग 200 रुपए तक होती है और इसको तैयार करने की लागत लगभग 80 से 100 रुपए के बीच आती है। किसानों के लिए ये एक अधिक मुनाफे वाली नकदी फसल साबित होती जा रही है। अगली कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसी विशिष्ट सब्जी की जो सूरजमुखी के परिवार से संबंध रखती है और बड़े शहरों में इसका इस्तेमाल खास किस्म के व्यंजन बनाने में किया जा रहा है। किसानों को इसकी कृषि से अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है। हम चर्चा करेंगे बेहद पौष्टिक और पत्तेदार सलाद सब्जी रोमेन लेट्यूस की।